हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इंडियन इको की बुक, जिसका आज हम करेंगे चैप्टर 1 यानी कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस चैप्टर में आप क्या देखोगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन की इकोनॉमी कंडीशन कैसी थी। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो में अब देखोगे ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप इस वीडियो में डिटेल में जानोगे। तो चलिए आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि आज़ादी के समय पे इंडियन इकोनॉमी की हालत कैसी थी। वो जानने से पहले हमें थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चलते हैं और समझते हैं कि हम यहाँ इस कंडीशन तक पहुँचे कैसे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो देश गुलाम देश था। भारत जो था एक गुलाम देश था जिसके ऊपर कौन राज करते थे, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने कम से कम 2 सेंचुरीज जो है यानी कि 200 साल हम पे राज करा है। तो जो लड़ाई थी वो 1757 में लड़ी गई थी, द बैटल ऑफ प्लासी। ये जो लड़ाई थी ये लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में, जिसकी ईस्ट इंडिया में इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया जो थी वो जीत गई और उन्होंने उस एरिया के ऊपर जो था कब्जा कर लिया और जिसके ज़रिए वो इंडिया के अंदर दाखिल होते हैं। उसके बाद उन्होंने किस तरीके से पूरे इंडियन इकोनॉमी को उसका एक्सप्लॉयटेशन करा या किस कंडीशन तक उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को पहुंचाया, वो सब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद किस तरीके से हमने बहुत सारी शहीदियां दे के देश को आज़ाद करवाया और वो डेट क्या थी आपकी 1947। तो इस चैप्टर में हम यही स्टडी करने वाले हैं कि इंडियन इकोनॉमी क्या उस टाइम पे जब हम आज़ाद हुए उस टाइम पे हमारी क्या कंडीशन थी। तो उस टाइम कंडीशन को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि पहले कैसी थी। तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी हम देखते हैं कि जब इंडिया आज़ाद, ब्रिटिश रूल नहीं आया था, गुलाम नहीं थे, तब इंडिया का क्या स्टेटस था। तो आइए फर्स्ट फीचर्स हम देखते हैं। इंडिया वॉज अ इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। कि ब्रिटिश के राज के आने से पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो किस तरीके की थी, एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट मीन्स जहाँ पे आप अपने लिए खुद सक्षम थे कि हम अपने लिए अपनी जो भी चीज़ें थे, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था या जो भी था, हम अपने लिए सब कुछ करने के लिए जो इंडिया था वो सक्षम था। और एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी हम। प्रॉस्पेरस इकोनॉमी क्या होता है, जो बहुत ही खुशहाल इकोनॉमी होती है। ठीक है। Prior to the arrival of British rule, the Indian economy was self-sufficient, vibrant and prosperous economy। तो आपने बच्चे ये याद रखना है, इस वीडियो में मैं साथ साथ कि आपको ये बताते चलूँगी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, स्पेशली 1 मार्क्स के, क्योंकि बच्चे थोड़े से वहीं पे कंफ्यूज होते हैं। तो हर लाइन जो है आपने बड़ी ध्यान से सुननी है और उसको आप अपनी कॉपी में साथ साथ नोट्स बनाते चलेगा, क्योंकि मैं हर लाइन पे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहीं पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रिटिश रूल आने से पहले, प्रायर आने से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, उसकी क्या कंडीशन थी। तो आप उसमें क्या लिखोगे, सेल्फ सफिशिएंट थे, वाइब्रेंट थे। वाइब्रेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा जैसे हलचल जिसमें एक रहती है, तो एक वाइब्रेंट इकोनॉमी थे हम। और एक प्रॉस्पेरस मीन्स खुशहाल इकोनॉमी थी हमारी। सेकेंड, एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल। मीन्स इंडिया के ज़्यादातर लोगों का जो हमारा एक मेन सोर्स था इनकम का, वो किस चीज़ पे हम डिपेंड करते थे, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो इंडियन इकोनॉमी का जो मेजर हिस्सा था वो किसके ऊपर डिपेंड था, एग्रीकल्चर के ऊपर। और हमारा क्या फीचर था इंडियन इकोनॉमी का ब्रिटिश के आने से पहले, कि इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। यानी कि जो इंडिया है वो बहुत पॉपुलर थी अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे आप जो इंडियन के लोग थे वो अपने हाथों से काम करते थे, जहाँ पे आप अपनी हाथों से बनी हुई चीज़ों को बेचते थे। तो वो इंडस्ट्री जो थी इंडिया की बहुत पॉपुलर थी पूरे वर्ल्ड में। तो उनमें कौन कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें थी जो हमारे हैंडीक्राफ्ट पॉपुलर था, जिसमें थे आपके कॉटन, सिल्क टेक्सटाइल मीन्स आप कपड़े जो बना के बेचते थे, मेटल्स थे, कुछ प्रीशियस स्टोन वर्क हमारे जो यहाँ पे जो कारीगर थे वो करते थे,
एंड दीज प्रोडक्ट इंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट। और ये जो हमारी इंडस्ट्री थी पूरे वर्ल्ड वाइड में, मीन्स पूरी दुनिया में पूरा इंजॉय करती थी, इतनी हमारी वो मार्केट थी वहाँ पे वर्ल्ड वाइड में, ड्यू टू द यूज़ ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। मीन्स कि जो मटेरियल हम यूज़ करते थे वो इतनी फाइन क्वालिटी का था कि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी बाहर पे। बट अब यहाँ से सिचुएशन चेंज हो जाती है। मीन्स ये कंडीशन आपने कहाँ तक पढ़ी कि ब्रिटिश रूल आने से पहले हम कैसे थे। बट द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, एडवेंट ऑफ मीन्स जब उनका आगमन हुआ, ब्रिटिश रूल जो थे, जब ब्रिटिश अंग्रेज लोग हमारे भारत के अंदर आए, दे मार्क द बिगनिंग ऑफ अ सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। उन्होंने बड़े ही एक सिस्टमैटिक तरीके से इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया। ओइंग टू द सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर and restructuring the of Indian foreign trade in favor of the British economy। मीन्स उन्होंने बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को ख़त्म किया, फिर उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर को ख़त्म किया और इंडिया के फॉरेन ट्रेड को रीस्ट्रक्चर किया। मतलब फॉरेन ट्रेड हमारा नहीं था, हम सिर्फ पहले क्या थे, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थे, बाहर से हमारा कोई ट्रेड नहीं होता था। तो उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया, पर किसके फेवर में, अपनी ब्रिटिश इकोनॉमी के फेवर में, यानी अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने इंडिया से फॉरेन ट्रेड करना भी शुरू कर दिया था। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, इंडिया चेंज फ्रॉम वाइब्रेंट इकोनॉमी टू अ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बनता है कि इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल आने से पहले कैसे थे हम लोग, वाइब्रेंट थे, सेल्फ सफिशिएंट और प्रॉस्पेरस थे। अब ये उनके आने के बाद हम किस में चेंज हो गए, वाइब्रेंट इकोनॉमी से हम बन गए स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है, कि रुकी हुई। स्टैग्नेंट का मतलब क्या, जो चीज़ रुक गई है, स्थिर हो गई है, जिसमें अब ना तो आगे आप कुछ कर रहे हो, कोई हलचल नहीं है, कोई तरक्की नहीं है। और दूसरा, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को क्या बना दिया, बैकवर्ड। बैकवर्ड मीन्स एक पिछड़ी हुई इकोनॉमी बना दिया। तो इस लाइन को आपने याद रखना है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के, कि अब इंडियन इकोनॉमी वाइब्रेंट से किस तरीके की इकोनॉमी में चेंज हो गई। ड्यूरिंग द डिकेड्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया देयर वॉज नो एफर्ट मेड टू कैलकुलेट इंडियाज पर कैपिटा इनकम। और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जब तक रहा, उनके राज के दौरान कोई भी एफर्ट्स नहीं करा गया कि हम इंडिया की पर कैपिटा इनकम को कोई कैलकुलेट करें। तो सिमिलरली ब्रिटिश रूलर ने भी कोई भी ये चीज़ें ज़रूरी नहीं समझी कि नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करने में कुछ कंट्रीब्यूशन दें। तो इंडिपेंडेंस के टाइम कुछ इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने ट्राई करा इंडियन की इनकम को मेजर करने का, बट द अटेम्प्ट ट्रेजिकली फेल ड्यू टू इनकन्सिस्टेंसी। बट उनका जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। क्यों? बिकॉज लैक ऑफ एक्सपर्टाइज एंड इनएक्यूरेसी। मीन्स वो इतने एक्सपर्ट नहीं थे या इतने एक्यूरेट तरीके से उस नेशनल इनकम को वो जो था मेजर नहीं कर पाए। पर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपने याद रखनी है, वो है VKRV राव एंड दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने इस फील्ड में काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करी। तो आपने कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम याद रखने हैं। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से वो इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने इस नेशनल इनकम को मेजर करने का अटेम्प्ट किया। तो ये 4 आप याद रखोगे, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिगबॉय, VKRV राव और RC देसाई, या दादा भाई नौरोजी। तो इनमें जो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे या जिनकी कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट रही वो कौन थे, हमारे VKRV राव। तो अब हम आते हैं अपने मेन, जहाँ पे हमने क्वेश्चन अपना चैप्टर अभी स्टार्ट करना है कि अब हमने हिस्ट्री समझ ली है कि ब्रिटिश रूल आने से पहले कैसे थे और ब्रिटिश रूल ने आके हमें क्या बनाया। अब हम समझ लेंगे इस क्वेश्चन में, पहला अपना जो पॉइंट कवर करेंगे वो है आपके इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि आज़ादी के टाइम पे अब इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे। तो जो पीरियड था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस was basically characterized by the agrarian domination of Indian economy, कि उस टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा फीचर क्या था कि हम कौन सी इकोनॉमी कहलाते थे, एग्रियन इकोनॉमी। एग्रियन मीन्स खेती बाड़ी, वो इकोनॉमी जो ज़्यादातर जो है आपका ज़्यादा डिपेंडेंट जो है वो किसके ऊपर था, एग्रीकल्चर के ऊपर।
about 85% of the population survived on agriculture as the main occupation. मीन्स उस टाइम पे पॉपुलेशन का 85% जो हिस्सा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? एग्रीकल्चर के ऊपर. तो चलिए पहले हम देखते हैं कि उस टाइम इकोनॉमी हमारी थी कैसी. स्टैग्नेंट इकोनॉमी. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी क्या थी? कंप्लीटली स्टैग्नेंट हो चुकी थी, जिसका मतलब क्या था? विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम, कि हमारी इनकम में उस टाइम पे लिटिल या आप कह सकते हो कि कोई भी ग्रोथ नहीं थी. दूसरे नंबर पे आप क्या कहोगे? बैकवर्ड इकोनॉमी. मीन्स इंडियन इकोनॉमी उस टाइम पे किस तरीके की इकोनॉमी बन चुकी थी? एक बैकवर्ड इकोनॉमी, यानी कि पिछड़ी हुई. क्यों थी? क्योंकि ब्रिटिश ने कुछ इस तरीके के रूल्स वहाँ पे अप्लाई कर दिए थे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी. और वो क्या रूल्स थे? लैंड टेन्योर सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम. तो कुछ इस तरीके के उन्होंने सिस्टम लेके आए एग्रीकल्चर के ऊपर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो तो हमारी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होगी. थर्ड पॉइंट आपका इसमें आएगा डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कि जैसे कि आप ऊपर पढ़ रहे हो कि 85% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे इंगेज्ड है? एग्रीकल्चर में. तो इसलिए डोमिनेंस जो था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो ज़्यादा था. अराउंड 72% जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? एग्रीकल्चर के ऊपर एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड. दिस सेक्टर सफर्ड फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी. अब ज़्यादातर सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर. पर वही सेक्टर हमारा किस चीज़ से सफ़र कर रहा था उस टाइम? लो प्रोडक्टिविटी से. मीन्स वहाँ पे जो प्रोडक्शन थी वो क्या थी? बिल्कुल लो थी आपकी. नेक्स्ट देखिए ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन. ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है? कि बहुत स्लो प्रोसेस में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो था, एक नाम मात्र जिसको आप कह सकते हो कि वो प्रोग्रेस कर रहा था. कि बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलवेज ऑलमोस्ट रियून्ड. कि बड़ी इंडस्ट्रीज तो उस टाइम पे थी ही नहीं. तो कौन सी इंडस्ट्री हमारे इंडिया में उस टाइम प्रिवेल कर रही थी? या तो हैंडीक्राफ्ट से, या फिर स्मॉल स्केल के ऊपर, या कुछ कॉटेज इंडस्ट्री थी. और उनको भी ब्रिटिश जो थे वो जाने से पहले क्या कर गए थे? टोटली रियून्ड कर गए थे. रियून्ड का मतलब होता है टोटली किस चीज़ को बर्बाद कर देना. तो टोटली उनको ख़त्म कर गए थे वो. फिफ्थ पॉइंट हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट. तो उस टाइम पे इंडिया की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस किस चीज़ के ऊपर थी? इम्पोर्ट के ऊपर. मीन्स सब कुछ हम हर चीज़ के ऊपर, जो हर चीज़ को बाय करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड थे? इम्पोर्ट से. मतलब सब कुछ जो है हम बाहर से ही मंगवा रहे थे, स्पेशली मशीनरी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन. तो जब आप सारा कुछ बाहर से ही इम्पोर्ट कर रहे हो, आपकी खुद की कंट्री में कुछ नहीं बन रहा, ठीक है, तो हाईली डिपेंडेंट हम किसके ऊपर हो रहे हैं? इम्पोर्ट के ऊपर. तो कंट्री का ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा था वो कहाँ जा रहा था? बाहर जा रहा था उस टाइम पे. एंड 6 पॉइंट में लिमिटेड अर्बनाइजेशन. लिमिटेड अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है? कि इंडिपेंडेंस टाइम पे ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा था वो कहाँ पे रहता था? विलेजेस में, गांव में रहता था. और गांव जो थे उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी से बहुत ज़्यादा लैक थे. मीन्स वहाँ पे एग्रीकल्चर के अलावा और कोई अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास नहीं थी. तो जितनी भी पॉपुलेशन जहाँ रह रही थी वहाँ पे कोई भी सहूलतें नहीं थी. तो ये सारे आपके फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के, कि उस टाइम पे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी किस तरीके की थी. अब इन्हीं सब सेक्टर्स को हम आगे बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनकी क्या कंडीशन थी. तो चलिए सबसे पहले हम सेक्टर देखेंगे अपना इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, कि उसकी उस टाइम पे क्या स्टेट थी, मतलब क्या कंडीशन थी. तो इसके जो फीचर्स हैं आपके, मैंने इसको दो पोर्शन में, दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है. क्यों किया है? क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आता है. अगर आप सारे फीचर्स देखोगे, इन सभी फीचर्स को आपको दो टाइप में हमने कैटेगराइज करा है. कि इंडियन एग्रीकल्चर, उसको हमने क्या बोला है? एक तो वो बैकवर्ड थी. बैकवर्ड क्यों थी? किन रीज़न की वजह से थी? वो आप यहाँ पे पढ़ोगे. दूसरा, इंडियन एग्रीकल्चर को हमें क्या बोला गया? कि वो स्टैग्नेंट थी, मतलब कोई भी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं थी. तो उसके अकॉर्डिंगली हम इन फीचर्स को पढ़ेंगे. क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको पेपर में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि उस टाइम पे क्या कंडीशन थी. या आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपको डायरेक्टली बोला जाएगा कि इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड थी. क्यों? वाई? वो फीचर्स बताइए जहाँ से पता चलता है कि मुझे कि इंडियन एग्रीकल्चर क्या थी? बैकवर्ड थी. तो उसके रीज़न में आप ये 4 फीचर्स दोगे जहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर थी वो
बैकवर्ड थी, बहुत ज़्यादा पिछड़ चुकी थी। तो इसमें सबसे पहला हम फीचर्स क्या पढ़ने वाले हैं, लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। उस टाइम पे प्रोडक्शन, पहले लो प्रोडक्शन भी लो थी और प्रोडक्टिविटी भी लो थी। तो प्रोडक्शन क्या है पहले आप वो समझ लीजिए। प्रोडक्शन क्या होता है, इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट, कि आप कितनी टोटल आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। और प्रोडक्टिविटी क्या है कि पर हेक्टेयर ऑफ लैंड आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो। तो उस टाइम पे क्या देखा गया कि हमारी दोनों ही चीज़ें, इंडिया की प्रोडक्शन भी और प्रोडक्टिविटी भी, दोनों ही क्या थी, लो थी। क्यों लो थी, because no irrigation facility, cultivator had neither means nor any incentive to invest in agriculture। उस टाइम पे फार्मर्स के पास लैक ऑफ मीन्स थे, मतलब कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं था जहाँ से वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते, ना ही उनके पास इतने इंसेंटिव्स थे, पैसे होते थे कि वो अपनी ज़मीन की उस जो स्टेट ऑफ द सॉइल है, ज़मीन की कंडीशन को अच्छा कर सके ताकि वो उसमें से ज़्यादा प्रोडक्शन को उगा सकें। तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन क्या हो गई थी, वो कम हो गई थी। सेकेंड फीचर देखिए, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सबसे बड़ा जो फीचर था या सबसे बड़ा रीज़न था कि इंडियन एग्रीकल्चर उस टाइम पे बैकवर्ड क्यों थी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था ना उसमें लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट थी। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट की बहुत कमी होना, तो कोई भी पैसा जो है वो इन्वेस्ट नहीं करा जा रहा था। देयर वॉज अ लिटिल प्रोग्रेस इन इरीगेशन, स्टिल द सेक्टर सफर्ड ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज। मतलब कोई भी जो किसी भी आप ज़मीन को जहाँ पे आप चीज़ें प्रोडक्शन कर रहे हो उसको एक बेटर बनाने के लिए जो जो चीज़ें करनी चाहिए, उसमें किसी भी एरिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं हो रही थी। तो वो इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर था वो क्या हो गया था, वो बैकवर्ड हो गया था। थर्ड पॉइंट आप इसमें लिखोगे, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। फ्रेगमेंटेड का क्या मीनिंग है, बहुत सारे टुकड़ों में बंटे होना। मीन्स उस टाइम जो लैंड होल्डिंग्स थी फार्मर्स के पास, एक तो वो स्मॉल थी, छोटा था उसका एरिया, और ऊपर से वो क्या थी, फ्रेगमेंटेड थी। मीन्स उनकी जो ज़मीन थी वो कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं थी। कोई ज़मीन का टुकड़ा एक तरफ था तो कोई ज़मीन जो है कुछ जगह छोड़ के वहाँ पे थी। तो जो ज़मीन आपकी टुकड़ों में है, आप अगर अंदाज़ा लगाओ आप उसमें एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपको उसमें से क्या प्रोडक्टिविटी मिलेगी। छोटी छोटी ज़मीन में आप क्या उगाओगे। अगर वही ज़मीन आपको एक जगह इकट्ठी होती तो आपकी प्रोडक्शन भी क्या होती, ज़्यादा होती। यानी कि ये रीज़न भी था कि फार्मर के पास जो उनकी लैंड थी वो भी स्मॉल थी और ऊपर से वो पीसेस में थी, जिनकी वजह से उनका जो आउटपुट था वो बहुत ज़्यादा लो होता था। फोर्थ पॉइंट आप इसमें बैकवर्ड में क्या बोलोगे, सब्सिस्टेंस आउटलुक। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी का पहला ही फीचर क्या पढ़ा था कि हम क्या थे, सेल्फ सफिशिएंट थे। उस टाइम पे जो फार्मर थे वो सिर्फ खेती किस लिए करते थे, सिर्फ अपने लिए। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली के पालन पोषण के लिए ही खेती करना। मीन्स आप ऐसा कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो जिसको जाके आप मार्केट में सेल कर सको। तो फार्मिंग जो होती थी वो सिर्फ सब्सिस्टेंस तक का ही ज़रिया था, इम्प्लाइंग अ लैक ऑफ कमर्शियल आउटलुक। तो पैसे का कोई उनको नहीं था कि हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें या एक्स्ट्रा सरप्लस वो नहीं बचाते थे जिसको वो मार्केट में जाके सेल कर सके। तो ये 4 फीचर्स आपके आएंगे जिनकी वजह से हमारी इंडियन एग्रीकल्चर क्या थी, बैकवर्ड थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर को हम कह रहे हैं कि वो स्टैग्नेट भी थी, मीन्स कोई भी ग्रोथ नहीं दिख रही थी। तो उसके रीज़न क्या है, उस रीज़न में आप सबसे पहला अपना पॉइंट पढ़ोगे, एक्सप्लोरेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। मतलब ब्रिटिश के टाइम पे उन्होंने कुछ इस तरीके के सिस्टम लगाए जिससे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करा। तो सबसे बड़ा जो उनका लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, द कॉलोनियल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट लाइक द ज़मींदारी सिस्टम। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ज़मींदारी सिस्टम। तो ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक सीधा क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज़ अ ज़मींदारी सिस्टम, वो ज़मींदारी सिस्टम क्या था। तो ये जो ज़मींदारी सिस्टम था ये इन्होंने एक ट्रायंगुलर सिस्टम बनाया था। ट्रायंगुलर मतलब 3, इस सिनेरियो में 3 पार्टीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं। वो 3 पार्टीज़ कौन सी थी, एक गवर्नमेंट, दूसरा
ऑनर ऑफ द सॉइल मतलब जो ज़मीन का मालिक था, और थर्ड पार्टी थी यहाँ पे टिलर ऑफ द सॉइल। टिलर ऑफ द सॉइल क्या होता है? जो उस ज़मीन के ऊपर खेती कर रही है, यानी कि वो फार्मर जो लैंडलेस है, उनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी। तो इनके ऊपर ये सिस्टम जो था ब्रिटिश की तरफ से इंट्रोड्यूस करा गया। अब ये सिस्टम सबसे पहले इम्प्लीमेंट कहाँ करा गया? बंगाल प्रेसिडेंसी में। इसको भी आप याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे 1 मार्क्स में बनते हैं कि जो ज़मींदारी सिस्टम है वो स्पेशली अब सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो बंगाल प्रेसिडेंसी में उनको लगाया गया। तो हम उसके कुछ फीचर्स भी समझते हैं कि ज़मींदारी सिस्टम क्या था। तो चलिए पहले पॉइंट के एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। The colonial government introduced various system of land settlement like the ज़मींदारी system introduce करा गया, जो कि कहाँ पे हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी में। The profit accruing out of the agriculture sector went to the ज़मींदार्स instead of the cultivator। तो ये सिस्टम क्या कहता है कि इसमें आप क्या करोगे कि जो भी आप इस एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रॉफिट कमा रहे हो, वो सारा प्रॉफिट किसके पास जाएगा? ज़मींदार के पास, इंस्टेड ऑफ द कल्टीवेटर। अब ये कल्टीवेटर कौन है? वो जो आपकी ज़मीन के ऊपर खेती कर रहे हैं, उनकी ज़मीन नहीं है, इसीलिए वो आपकी ज़मीन, आपने उनको ज़मीन दिया हुआ है, आपकी ज़मीन पे वो खेती कर रहे हैं, पर ये प्रॉफिट सारा किसको जा रहा है? ज़मींदार को। और दूसरा, ज़मींदार इसके ऊपर क्या करेगा? एक फिक्स रेट जो है इसके ऊपर वो कलेक्ट करेगा एज ए रेंट, एज ए टैक्स, और वो टैक्स किसको पे करेगा? वो आगे गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये ज़मींदारी सिस्टम कहता था। अब क्योंकि ज़मींदारी डायरेक्टली इस खेतीबाड़ी में इन्वॉल्व नहीं थे, इसीलिए वो कुछ भी इन्वॉल्वमेंट जो है या एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई भी काम जो वो नहीं करते थे। उनका सिर्फ मेन इंटरेस्ट किस में रहता था कि हमको वहाँ से रेंट कलेक्ट करना है और वो आगे किसको भेजना है? गवर्नमेंट को। एक फ़िक्स पार्ट जो है वो ब्रिटिश, वहाँ पे उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो सेंड करते थे। तो ये था आपका ज़मींदारी सिस्टम, जिसकी वजह से जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर था जिसको उसने बहुत बैडली जो है वहाँ पे वो इम्पैक्ट करा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें पढ़ोगे, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मीन्स ब्रिटिश वालों ने, ब्रिटिश रूल में क्या करा गया कि हमारी एग्रीकल्चर को फोर्सफुली कमर्शलाइजेशन करा गया। मतलब पहले कि हम पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर सिर्फ किसके लिए हो रही थी? सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए। मतलब अब उसको शिफ्ट कर दिया गया कि सिर्फ अब आप खेती सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं करेंगे, अब आप उसको करोगे, उसको कमर्शलाइजेशन करोगे। मीन्स खेती आप एक्स्ट्रा सरप्लस बचाओगे और उसको मार्केट में सेल करोगे। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कि अब जो खेती है वो सिर्फ मार्केट में आप अपने लिए ही नहीं करोगे, मार्केट में सेल करने के लिए करोगे। एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर प्रमोटेड टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। स्टिल मार्क कीजिए यहाँ पे एक नंबर का, फिर से आपका क्वेश्चन बन रहा है कि ब्रिटिश रूल ने किस चीज़ को प्रमोट करा कि अब आप फूड क्रॉप्स नहीं उगाओगे, तो क्या उगाएंगे? कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स क्या होती है? वो खेती जहाँ से आप अपना खाने के लिए, जैसे कि आपके गेहूँ है, चावल है, जो हमें खाना दे रही हैं फसलें, वो होती है हमारी फूड क्रॉप्स। तो कैश क्रॉप्स क्या है? कैश क्रॉप वो फसलें हैं, वो आपकी खेती है जो आप मार्केट में बेच के जहाँ से आप कैश जो है, पैसा जो है वो कमाते हो। बाय गिविंग देम हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स लाइक अ कॉटन और जूट। तो ब्रिटिश वालों ने फार्मर्स को वहाँ पे क्या दिया? एक हायर प्राइस का लालच दिया कि अगर आप ये कैश क्रॉप्स उगाओगे, जैसे कि कॉटन है, जूट है, तो ये सारी किस में आएंगी? आपकी कैश क्रॉप में आएंगी। और जिनका अल्टीमेटली यूज़ किसने करा उन क्रॉप्स का? बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री। यानी कि खेती यहाँ पे इंडिया में हो रही थी और उन क्रॉप्स का यूज़ किसके द्वारा किया जा रहा था? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। हाउएवर दिस डिड नॉट इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स। कि ये कमर्शलाइजेशन करने के बाद भी, जब एग्रीकल्चर जो थी हमारी कमर्शलाइजेशन होगी, फिर भी इकोनॉमिक जो हमारे फार्मर्स थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो खेती उनसे करवा रहे थे उसका फ़ायदा भी कौन उठा रहे थे? वहाँ पे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ वाले। अब आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट करोगे, गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। गल्फ बिटवीन क्या होता है कि किसी उनके बीच में दूरियां बढ़ना, जो डिस्टेंस था किसके बीच में? ऑनर ऑफ द सॉइल जो ज़मीन के मालिक थे और वो कौन थे? ज़मींदार।
एंड टिलर ऑफ द सॉइल, वो कौन थे? जो ज़मीन को जोत रहे थे, जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं थी। तो उनके बीच में जो डिफरेंस था वो बढ़ता चला गया। अब जो ऑनर थे वो क्या कर रहे थे? सिर्फ दे शेयर दी आउटपुट। अब जो आउटपुट जो है वो फार्मर्स, जो कल्टीवेटर्स उनको खेती करके देते थे, सिर्फ ऑनर क्या करते थे? उस आउटपुट को शेयर करते थे। एंड दे हार्डली शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट जो उसके ऊपर खर्चा आ रहा है या उस ज़मीन को इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ करना है, उसमें वो कोई शेयरिंग नहीं करते थे। द टिलर ऑफ द सॉइल वर मेयरली गिवन इनफ फॉर सब्सिस्टेंस, और जो उस सॉइल को, टिलर ऑफ द सॉइल मीन्स वो जो उसको खेती को जोत रहे थे, उन किसानों को वो बहुत कम उसमें से देते थे, और बाकी सारा हिस्सा कौन रख लेते थे? अपनी उस ज़मीन के ऑनर रख लेते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो टिलर ऑफ द सॉइल थे उनकी कंडीशन जो थी वो बद से बदतर होती चली गई। ठीक है जी। तो ये कंडीशन थी बच्चे आपके उस टाइम पे एग्रीकल्चर की, कि किस तरीके से उन्होंने हमारी खेती को, एग्रीकल्चर सेक्टर को टोटली जो था वो र्यूंड कर दिया, ख़राब कर दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना टॉपिक इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि उस टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी। तो इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो इंडस्ट्रियल जो था, इंडिया जो था ब्रिटिश रूल के अंदर, कोई भी एक साउंड इंडस्ट्रियल बेस, मतलब कोई बहुत अच्छा खासा इंडस्ट्रियल बेस हम नहीं बना पाए। तो उनके आने से पहले हमारे पास कौन सी इंडस्ट्री थी? सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हम हाथ से काम कर रहे थे। अब जाने से पहले उन्होंने उस इंडस्ट्री को भी सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइट कर दिया, उसके अलावा और भी किसी इंडस्ट्री को वहाँ पे उन्होंने नहीं पनपने दिया। तो उसके पीछे क्या रीज़न थे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला आपका रीज़न क्या है? सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। मीन्स ब्रिटिश वालों ने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी को लागू किया, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी पूरी इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया। किस तरीके से? वो पॉइंट्स हम देखते हैं। The main purpose of the colonial government regarding this policy of de-industrialization India was twofold, कि जो इन्होंने ये पॉलिसी चलाई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, उसके पीछे उनके दो मेन एम थे। वो दो मेन एम क्या थे उनके? द मेन एम वॉज टू लिमिट इंडिया टू एन एक्सपोर्टर ऑफ इम्पोर्टेंट रॉ मटीरियल फॉर द कमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। यानी कि उनके पीछे उनका क्या मोटिव छपा था जो उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी लागू किया, कि इंडियन को उन्होंने सिर्फ कैसे यूज़ करा? एक एज ए एक्सपोर्टर, वहाँ से रॉ मटेरियल। हाँ, एक्सपोर्टर होता है कि आप अपना सामान बाहर भेज रहे हो। अब इंडिया भी बाहर भेज रही है, पर क्या भेज रहे हैं हम लोग बाहर? रॉ मटेरियल। हमारा वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे, और वो कहाँ जा रहा था उनका? उनकी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में। एंड टर्निंग इंडिया इनटू अ बिग मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री। यानी कि यहाँ पे हमें उन्होंने क्या बना लिया? इम्पोर्टर। एक्सपोर्टर में क्या बनाया? कि हमारे ही कंट्री से वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे, और वहाँ ले जाके अपनी इंडस्ट्री में सस्ते में, यहाँ पे बहुत सस्ता रॉ मटेरियल फेच करते थे, वहाँ उनकी इंडस्ट्री में जा रहा है, और वहाँ से उस रॉ मटेरियल से वो क्या तैयार कर रहे हैं? एक फिनिश प्रोडक्ट। और उसी फिनिश प्रोडक्ट की मार्केट कहाँ लगा ली उन्होंने? लाके इंडिया में। मतलब उसी प्रोडक्ट को बना के हमारे ही रॉ मटेरियल को यूज़ करके महंगा करके वो इंडिया में बेच रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने इस जो था ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी चलाई। सेकेंड पॉइंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। दूसरा काम उन्होंने क्या करा कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर दिया। कैसे करा उन्होंने? द डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी क्या थी? इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या टैरिफ पॉलिसी थी। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? किसी के साथ भेदभाव करना। तो वो एक ऐसी टैरिफ पॉलिसी लेके आए, ऐसा उन्होंने एक टैक्स पॉलिसी बनाया जिससे डिस्क्रिमिनेशन करा गया। वो डिस्क्रिमिनेशन क्या था? कि इंडिया को उन्होंने क्या बनाया? एक्सपोर्टर। किस चीज़ में? रॉ मटेरियल में। कि जब हमारा रॉ मटेरियल बाहर जा रहा था बॉर्डर से, बॉर्डर के बाहर वो अपनी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में लेके जा रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने क्या करा? कोई भी टैरिफ नहीं लगाया, कोई टैक्स नहीं लगाया। सस्ते में सामान कहाँ जा रहा था? बाहर जा रहा था। और जब वही सामान बन के फिनिश प्रोडक्ट में वापस इंडिया के अंदर आ रहा था, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या लगाया? हैवी टैक्स जो ड्यूटी थी वो लगाई। मतलब जब उनका सामान यहाँ आ रहा है तब भी कुछ नहीं,
जब यहाँ से हमारा सामान उधर जा रहा है तब भी कुछ नहीं लगाया। सिर्फ लगाया कब जा रहा था कि जब हमारा हैंडीक्राफ्ट का सामान जो था वो बाहर जा रहा था। मतलब जब आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा, बट जब आप अपना कुछ हैंडीक्राफ्ट का सामान इंडिया वाले बाहर भेज रहे थे तो उसके ऊपर हैवी टैक्स लगाया गया। उससे क्या हुआ, आप एक तो आपका जो सामान था वो महंगा हो गया, जिसकी वजह से उसकी मार्केट में डिमांड होनी क्या होगी, कम शुरू होगी। तो पॉइंट में देखिए उन्होंने के एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, इट क्रिएटेड नॉट ओनली अ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बट ऑल्सो अ न्यू डिमांड इन द इंडियन कंज्यूमर मार्केट which was profitably met by the increasing import of cheap manufactured goods from Britain। कि जब हमारा सामान बाहर जाके क्या हो गया, कॉस्टली हो गया, वहाँ पे उनको कोई मार्केट नहीं मिली। अब जो वो खुद का फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में लेके आए जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा था, तो वहाँ पे वो चीज़ें हमारी मार्केट में क्या बिकनी शुरू होगी, सस्ती बिकी। तो लोगों ने, अगर आपके पास दो ऑप्शन है कि एक आप सामान बेच रहे हो, ठीक है, जहाँ पे एक हाथ से बना हुआ महंगा सामान मिल रहा है, दूसरी जगह आपको एक मशीनी चीज़ें बनी हुई मिल रही हैं जो कि सस्ती भी मिल रही हैं, तो लोगों ने किसका सामान ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया, जो वहाँ से बाहर से सामान बन के आ रहा था सस्ते वाला। यानी कि हमारे खुद की कंट्री में भी हमारे इस हैंडीक्राफ्ट सामान की जो डिमांड थी वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू होगी, कम होगी, और एक पॉइंट पे आके हमारी जो इंडस्ट्री थी वो टोटली बंद होगी। थर्ड पॉइंट में हम क्या देखेंगे, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री वैसे तो उस टाइम पे ना के बराबर ही थी, क्योंकि इस टाइम सिर्फ हमारे पास क्या थी, एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। तो मॉडर्न इंडस्ट्री में भी आपकी कौन सी इंडस्ट्री इंक्लूड हो रही थी वहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो चलिए पॉइंट की एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं पहले। In India, modern industry started coming up during the second half of the 19th century, but their progress remained very slow। कि जब हम इंडिपेंडेंस हुए, आज़ाद हुए, तो इंडिया ने मॉडर्न इंडस्ट्री की तब शुरुआत की, कब करी, 19वीं सदी के भी सेकेंड हाफ में, और उसकी जो प्रोग्रेस थी वो भी क्या रही, बहुत स्लो रही। इनिशियली इस इंडस्ट्री ने कन्फाइंड मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करा हमने, कौन सी इंडस्ट्री से, कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल, उस इंडस्ट्री से हमने स्टार्टिंग करा। द कॉटन टेक्सटाइल मिल मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस वर लोकेटेड इन अ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात, while the jute mills dominated by the foreigners were concentrated in बंगाल। तो ये कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के फीचर्स हैं जो आपको थोड़े से याद रखने हैं, जहाँ पे भी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जब स्टार्टिंग में इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्ट हुई तो उस स्टार्टिंग की ऑब्जर्वेशन क्या देखेगी कि सबसे शुरुआत में हमारे इंडिया में कौन सी इंडस्ट्री जो थी वो खोलेगी, कॉटन की और जूट टेक्सटाइल मिल की, और वो कौन सी जगह पे खोलेगी आपने वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकेंड, उसके बाद फिर हमने कौन सी इंडस्ट्रीज़ में आगे जो है इंडिया ने कदम बढ़ाया, वो थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। ये कब शुरू करेगी, बिगेन कमिंग अप इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत में हमने कौन सी इंडस्ट्री में कदम रखा, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। तो इसमें भी कौन सी थी हमारे पास, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका सेटअप कब करा गया था, 1907 में, यानी कि 1907 में जो इंडस्ट्री थी वो लगाएगी। इसके बाद कुछ और इंडस्ट्रीज धीरे धीरे जो है इंडिया ने सेटअप करनी शुरू की। अ फ्यू अदर इंडस्ट्रीज लाइक अ शुगर, सीमेंट, पेपर एक्सेट्रा केम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये कुछ और इंडस्ट्रीज थी जो इंडिया ने लगानी स्टार्ट करी। नेक्स्ट, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इतनी इंडस्ट्रीज़ लगाने के बाद भी फिर भी हमारे यहाँ पे किस चीज़ की कमी थी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है, कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो आगे आपको फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम करती हैं। मतलब जैसे कि मशीनरी होगी जो आपको आगे फर्दर और आपकी इंडस्ट्री स्टार्ट करने में हेल्प करती हैं, या जिससे आप चीज़ें बनाते हो, यानी कि हमारे पास कैपिटल गुड्स की कोई इंडस्ट्री नहीं थी। Capital goods industries are those industries which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption, कि जो हम आगे further production के लिए use कर सकते हैं। But during British rule there was a hardly any capital industry to promote further industrialization in India, कि ब्रिटिश रूल के दौरान हार्डली मतलब कह सकते हो कि कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी ही नहीं जो आगे इंडिया की फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर पाती। फिफ्थ फीचर में आप क्या कहोगे, इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ,
कि उस टाइम पे जो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही थी वो एक इनएडिक्वेट मीन्स इनसफिशेंट थी, ना के बराबर थी। जो ग्रोथ रेट था वो न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर का और उसकी जो कंट्रीब्यूशन थी जीडीपी में वो बहुत ज़्यादा कम थी। नेक्स्ट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। उस टाइम पे जो पब्लिक सेक्टर था यानी कि जो गवर्नमेंट का रोल था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। इट रिमेन कन्फाइंड ओनली टू द रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग। यानी कि उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर सिर्फ किस चीज़ से रिलेटेड था, रेलवेज़ के ऊपर, पावर जनरेट करना, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स या कुछ इस तरीके के डिपार्टमेंट जो थे वो पब्लिक सेक्टर के अंदर आ रहे थे। तो ये कंडीशन बच्चे आपने देखी कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी। बाकी के टॉपिक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक जितना भी मैंने समझाया वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।